नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमपी जीके की अगली क्लास में। पिछली क्लास में हमने मिट्टियों पर ही चर्चा की थी। मध्य प्रदेश में मिट्टी को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें हमने काली मिट्टी पर चर्चा की थी। आज अगली मिट्टी पढ़ना है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी पहले इसको समझ लो। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती? काली। कितने प्रतिशत भाग में बताई थी? 47% भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद दूसरा नंबर किसका है? दूसरे नंबर पर है आपकी लाल पीली मिट्टी। ये कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती? ये 37% भाग में पाई जाती है। तो देखो, लाल पीली मिट्टी पहले समझ लो। मिट्टियों का निर्माण किससे होता है? निर्माण में लिखवाया था कि चट्टानों के अपरदन से और जीवाश्म के मिश्रण से मिट्टी बनती है। तो निर्माण की बात करें, लाल पीली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से हुआ? गोंडवाना शैल समूह से। समझ लो, फिर लिखवा देंगे। गोंडवाना शैल समूह से लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो कितने में? 37% में। मिट्टियों में इसका दूसरा स्थान है। किन तत्वों की कमी पाई जाती है? हर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही हम ये खाद वगैरह डालते हैं, यूरिया खाद, दुनिया के खाद। ये आप उन खादों में देख लो, स्पष्ट लिखा रहेगा नाइट्रोजन इतने %। हर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो आपको कमी में सबसे पहले नाइट्रोजन ही लेना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, और सब मिट्टियों में जैव पदार्थों की भी कमी होती है। क्या नहीं होती है? अधिकता कौन से तत्व अधिक मात्रा में? लोहा, चूना। लोहा, चूना। अब रंग की बात करें, रंग, तो रंग में पढ़ना हमको दो। पहला लाल। इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? हमने काली मिट्टी में पढ़ा था, लोहे की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग काला होता। इधर आप पढ़ोगे लोहे के ऑक्सीकरण से, लोहे के ऑक्सीकरण से, लोहे के ऑक्सीकरण से मिट्टी का रंग लाल होता है। अब पीला क्यों होता? मिट्टी का रंग पीला क्यों होता? फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से। ये आपको बिल्कुल क्लियर करना है। फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से मिट्टी का रंग पीला होता है। अब इसके पीएच मान की बात करें, पीएच मान कितना होता? 5.5 से 8.5, 5.5 से 8.5। उधर 7.5 से 8.5 पढ़ाया था काली मिट्टी में, इसका 5.5 से 8.5। अब देखो, पिछली क्लास में बताया था कि जब पीएच मान 7 से कम हो तो प्रकृति कैसी होती? अम्लीय होती ना। और जब 7 से अधिक हो जाए पीएच मान तो क्षारीय। अगला पॉइंट है आपका प्रकृति। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय से क्षारीय। प्रकृति हो जाएगी अम्लीय से क्षारीय।
लाल पीली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयोग होती है? धान। कपास नहीं, कपास काली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। डायरेक्ट इसी प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाता कि धान के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? लाल पीली। ये लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती? मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, जिसे हम बघेलखंड के नाम से जानते हैं। बघेलखंड। बघेलखंड में ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती। और मध्य प्रदेश का जैसे सन 2000 में आधा पूर्वी भाग, जिसे हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते, अलग हो गया। छत्तीसगढ़ में पूरे में लाल पीली मिट्टी ही पाई जाती। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक फसल कौन सी होती होगी? धान होती होगी। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगर छत्तीसगढ़ हमारे साथ होता तो शायद ये उपनाम अपन को भी मिल सकता था। जे अब हेडिंग डालो, दूसरी मिट्टी हेडिंग डालो, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी हेडिंग डालो, इसको लिखवा दें। निर्माण में लिखो गोंडवाना सेल समूह से। गोंडवाना सेल समूह से गोंडवाना सेल समूह से। दूसरे पॉइंट में लिखो लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी प्रदेश की संपूर्ण मृदा का। लाल पीली मिट्टी प्रदेश की संपूर्ण मृदा का। प्रदेश की संपूर्ण मृदा का 37% भाग है। लाल पीली मिट्टी प्रदेश की संपूर्ण मृदा का 37% भाग है। इसी में आगे लिखो मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी का। मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी का दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी का दूसरा स्थान है। निर्माण हो गया, क्षेत्रफल हो गया, कमी। कमी इस प्रकार लिख लो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैव पदार्थ। अधिकता में लिख लो लोहा, चूना। रंग में इसी प्रकार लिख लो लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण से। लोहे के ऑक्सीकरण से लाल रंग बनता है। लोहे के ऑक्सीकरण से लाल रंग बनता है। पीले में लिख लो फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से पीला रंग होता है। फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से पीला रंग बनता है। जब प्रकृति तक लग जाए तो बताना। सातवें पॉइंट तक हो गया, जल्दी लिख लो।
हेडिंग डालो 8वें पॉइंट में क्षेत्र। क्षेत्र 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 में लिखो संपूर्ण पूर्वी भाग बघेलखंड में पाई जाती है। संपूर्ण पूर्वी भाग बघेलखंड में पाई जाती है। अगला पॉइंट है 9वां फसल। फसल फसल में लिखो यह मिट्टी धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगले पॉइंट है इसका अन्य नाम। अन्य नाम अन्य नाम में लिख लो चलका। इस मिट्टी को चलका भी कहा जाता है। इसकी विशेषता विशेषता लिखो लाल पीली मिट्टी धान की खेती के लिए। लाल पीली मिट्टी धान की खेती के लिए। लाल पीली मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। उपयुक्त होती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र बघेलखंड। यही कारण है कि मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र बघेलखंड। यही कारण है कि मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र बघेलखंड धान की खेती के लिए मशहूर है। धान की खेती के लिए मशहूर है। धान की खेती के लिए मशहूर है। आगे लिखो इसी में लाल पीली मिट्टी का अधिकांश क्षेत्र। लाल पीली मिट्टी का अधिकांश क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया। लाल पीली मिट्टी का अधिकांश क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया। छत्तीसगढ़ में चला गया। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ये आपकी दूसरी मिट्टी हो गई। तीसरी मिट्टी पढ़ना है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जैसे भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती? काली। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पहले इसको समझ लो, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? बिल्कुल, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से हुआ है।
ये कछार क्या है? कछार शब्द का क्या अर्थ होता? अभी लिखो ना, समझ लो फिर लिखवा देंगे। कछार शब्द का अर्थ होता है नदी तट की भूमि, यानी जो नदी के किनारे की भूमि होती है वो एकदम बलुई मिट्टी टाइप की होती है। तो नदियाँ अपने किनारे की बरसात के समय जो मिट्टी काट कर लाती हैं उसी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये स्पष्ट है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती होगी, या तो समुद्र के किनारों पर या नदी बेसिन इलाके में ये मिट्टी पाई जाती है। निर्माण हो गया। दूसरा पॉइंट है क्षेत्र। ये जलोढ़ मिट्टी पाई कहाँ पर जाती? मध्य भारत क्षेत्र में, जहाँ से चंबल नदी गुजरी है। ठीक है, क्षेत्र है इसका मध्य भारत क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मध्य भारत में ये पाई जाती है उसी को। अब कमी की बात की जाए तो कमी में वही तत्व आ जाते हैं, नाइट्रोजन की समय कमी है। हर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ, इसमें अधिकता किसकी है? अधिकता पोटास की। पोटास की अधिकता के कारण, पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है। काली मिट्टी से भी ज़्यादा इसमें फसलें होती हैं जलोढ़ मिट्टी में। तो पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है। निर्माण हो गया, क्षेत्र हो गया, कमी हो गई, अधिकता हो गई। अब इसमें देखो, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी में बालू पाई जाती है। तो इसमें 3 चीज़ों का अनुपात है, बालू, शिष्ट और मृत्तिका। बालू कितने अनुपात में पाई जाती? ये है गाद। बालू पाई जाती है 50 अनुपात में, और शिष्ट ये पाई जाती है 19.6 में। 19.6। अब कितना भाग बचा? 29.4। 29.4 ये है इसका अनुपात। वैसे तो इसको जलोढ़ मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से 2 भागों में जलोढ़ मिट्टी को। एक है बांगर मिट्टी और दूसरी है खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी कैसी मिट्टी होती है? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता। इधर से डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है ये कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता। इधर से प्रश्न आता है नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। तो ये हो गए इसके प्रश्न। अब ये मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? गन्ना। हर फसल से आपको 1-1 पॉइंट, बाकी तो सब फसलों की पैदावारी होती है। काली मिट्टी की बात करें तो कपास, फिर अपन ने लाल पीली मिट्टी पड़ी तो कौन सी? धान। जब जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो गन्ना याद रखना है, बाकी तो सब फसलें आ जाती। ये गन्ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। हेडिंग डालो नंबर 3 जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी में पहला पॉइंट निर्माण। निर्माण में लिखो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से, नदियों द्वारा
बहाकर लाई गई कछारों से। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से। दूसरा पॉइंट क्षेत्र। क्षेत्र में लिख लो मध्य भारत। कमी, कमी में सेम लिख लो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैव पदार्थ। अधिकता, अधिकता में लिख लो पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। अगला पॉइंट है फसल। हेडिंग डाल दो फसल। फसल में लिखो यह मिट्टी गन्ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यह मिट्टी गन्ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यह मिट्टी गन्ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। साथ ही सरसों, साथ ही सरसों, गेहूं तथा तिल की, गेहूं, सरसों तथा तिल। अगला पॉइंट लिखो इस मिट्टी में इसी प्रकार लिख लेना जैसा हम लिख लें। इस मिट्टी में बालू अनुपात सिल्ट अनुपात मृतिका इस मिट्टी में बालू सिल्ट मृतिका का अनुपात क्रमशः 50 अनुपात 19.6 अनुपात 29.4 है। जब प्रश्न बहुत टफ हो तब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है इधर से। अगला पॉइंट जलोढ़ मिट्टी को आयु के आधार पर मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। डैश करके लिखो नंबर 1 बांगर, नंबर 2 है खादर। अब जैसे बांगर किसे कहा जाता, तो बांगर में लिख लो प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। खादर में लिखो नमीन जलोढ़ मृदा को
खादर कहते हैं। नमीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। अगला पॉइंट, भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखो, सबसे ज़्यादा तो जलोढ़ हो गई। दूसरे नंबर पर भारत में कौन सी? लाल। तो ये क्रम अपने समझने के लिए लिख लो। पहले नंबर पर तो भारत में हो गई जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पर हो गई लाल मिट्टी, तीसरे नंबर पर हो गई काली मिट्टी। यदि कभी क्रम भी पूछ लिया तो आप बता सकते हो। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 43% भाग में, लाल मिट्टी पाई जाती है 18.5% में, 18.5% में, और काली मिट्टी पाई जाती है 15% में। लग गया? अब लास्ट लिख लो इसकी विशेषता क्या है जलोढ़ मिट्टी की। विशेषता लिखो, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक अपरदन वाली मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक अपरदन वाली मिट्टी है क्योंकि ये ज़्यादा दबाव बनाकर रह नहीं पाती। क्योंकि ये ज़्यादा दबाव बनाकर रह नहीं पाती। जैसे ही तेज वर्षा होती है, नदियों का तेज बहाव होता है, तो ये मिट्टियाँ उखड़ कर बहती चली जाती हैं। तो ये मिट्टियाँ उखड़ कर बहती चली जाती हैं और उस स्थान में बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती हैं, इसलिए जलोढ़ मिट्टी अपरदन के लिए उत्तरदायी सिद्ध होती है। समझ में आया कि जो चंबल वाला इलाका है, मुरैना भिंड, उधर बड़े गड्ढे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये मिट्टी अपने आप को पकड़ कर नहीं रहती है,
जैसे ही बरसात होती है नदियों का तेज बहाव हुआ, मिट्टी का कटना शुरू हुआ। ये क्या? बिल्कुल, फसलें वही नष्ट होती हैं जो नदी के किनारे वाली हैं, पूरी नहीं होती, क्योंकि जब नदी का बहाव होता है तो वो फसलें डूब जाती हैं। चौथी पढ़ना है मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, इसमें 2-3 पॉइंट पढ़ना है, पहले वो समझ लो। मिश्रित मिट्टी किन मिट्टियों का मिश्रण है? अब जैसे आप निर्माण की बात करो तो इधर निर्माण, क्योंकि ये मिश्रण है, लाल पीली काली मिट्टी का जो मिश्रण होता है वो कहलाती मिश्रित मिट्टी। तो ये लाल पीली और काली मिट्टी का मिश्रण है। दूसरा पॉइंट, मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? बुंदेलखंड में पाई जाती है। ये मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी के बारे में पढ़ा कि वो कपास के लिए उपयुक्त है, लाल पीली मिट्टी धान के लिए है, जलोढ़ गन्ना के लिए है। ये मिश्रित मिट्टी ये मोटे अनाज के लिए। मिश्रित मिट्टी में आपको फसल के बारे में पढ़ना है कि ये मिट्टी मोटे अनाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मोटे अनाज में कौन से आ जाते हैं? ज्वार बाजरा मक्का, इसके साथ गेहूं भी अच्छा होता और तिल भी अच्छी होती है इसमें। ये तो पहला पॉइंट लिखो इसमें, चौथी हेडिंग डालो मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी पहला पॉइंट लिखो, मिश्रित मिट्टी में लाल पीली तथा काली मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। मिश्रित मिट्टी में लाल पीली तथा काली मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। लाल पीली तथा काली मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। इसी में लिख लो, यह मिट्टी मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। हो गया। दूसरे पॉइंट में हेडिंग डालो कमी। कमी में लिख दो नाइट्रोजन फास्फोरस जैव पदार्थ। नाइट्रोजन फास्फोरस जैव पदार्थ। अधिकता में लिख दो आयरन। हेडिंग डालो फसल। अगला पॉइंट फसल। लिखो मिश्रित मिट्टी मोटे अनाज कोष्टक में लिखो ज्वार बाजरा मक्का। मोटे अनाज कोष्टक में लिखो ज्वार बाजरा मक्का। मिश्रित मिट्टी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है।
साथ ही गेहूँ धान तिल, साथ ही गेहूँ धान तिल। विशेषता क्या है इसकी? विशेषता में लिखो, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। यह मिट्टी क्या तो कम होती है ना, कम मात्रा में। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। जैसे अपना जो इलाका है वो मिश्रित मिट्टी वाला ही है, फसलें बहुत कम होती हैं। जैसे एकड़ के हिसाब में माना जाता है गेहूँ अपने इधर 1 एकड़ में 12, 13, 14 अधिकतम। काली मिट्टी में चले जाओ तो 20, 22, 25 एक एकड़ में क्विंटल तक गेहूँ निकल आता है। तो ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है और इसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा लगती है, ये होता है। इसीलिए तो अपने यहाँ का जो किसान है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी बात तो है कि पानी बिल्कुल नहीं है, वो मिट्टी है वो पानी की ज़्यादा मांग करती। अगर आप चना बो दो तो उसमें उगरा लग जाता, काव काटने के पहले ही ऐसा पूरा खेल हो जाए कि पूरे सूख जाएं। मटर बो दो आप तो उसमें वो तुषार वगैरह क्या है वो लग जाता। तो इसलिए अपने इधर हमने पहले तो उसको मटर की फसल को बंद कर दिया, उसमें पाला वगैरह लग जाता था। फिर हम चना बोने लगे कि पानी की कमी है तो चना में उगरा लगने लगा। अब क्या कारण होता है कि तो जवा बो दो या गेहूँ बो दो कि कुछ ना कुछ तो निकलेगा, लेके नहीं जाएगा जी, ये होता है। 5वीं पढ़ना है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी अब वो भी नहीं निकलता। 2-4 साल हमने अच्छी पैदावारी कर ली, अब इतने कितने इस साल रोग लगे। इस साल पेपरमेंट में इतने रोग लगे हैं कि हम एक बार दवा नहीं डाल पाए और दूसरी बार फिर रोग लग गया। पूरा पेपरमेंट दवाइयों में चला गया इस बार का। इली वगैरह, इली मच्छर बहुत ज़्यादा पूरी फसल ही खा जाते हैं वो। लास्ट पढ़ना 5वीं मिश्रित मिट्टी। मिश्रित हो गई कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी इधर ये विवादित एरिया है। जैसे जो मृदा सर्वेक्षण विभाग है मध्य प्रदेश का, वो 5वीं मिट्टी में कछारी मिट्टी देता है, जबकि वास्तव में उसे लेटेराइट मिट्टी देना चाहिए। क्योंकि जो हमने जलोढ़ मिट्टी पढ़ी है वो कहाँ पाई जाती? भिंड मुरैना में। और ये कहाँ पाई जाती? पाई जाती। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता और इसका कैसे होता? उसमें फसलें कौन सी पाई जाती और इसमें कौन सी पाई जाती? फिर बताओ ये वर्गीकरण में 5वां क्या जरूरी था? वास्तव में होना चाहिए था लेटेराइट मिट्टी। इसलिए हम लेटेराइट मिट्टी को अन्य मिट्टी में पढ़ा देते। यदि ऑप्शन में मिट्टी के वर्गीकरण में 5 ही पढ़ना, यदि ऑप्शन में कछारी मिट्टी 5वां ना हो तो हमें लेटेराइट मिट्टी मान के चलना है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिख लो, कछारी मिट्टी में कुछ है नहीं है। बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है। कछारी मिट्टी
कहलाती है। दूसरा पॉइंट लिखो, यह मिट्टी भिंड, मुरैना, श्योपुर ग्वालियर आदि जिलों में पाई जाती है। फसल में लिखो गन्ना, गेहूं, तिलहन, कपास। ये आपकी पांचों मिट्टियां हो गई। एक अन्य मिट्टी में आपको पढ़ना है लेटेराइट मिट्टी। अन्य मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। इसमें जो 2 पॉइंट पढ़ना है वो समझ लो। पीछे हम लेटेराइट चट्टान पढ़ चुके, तो जो ये लेटेराइट मिट्टी है ये एक चट्टानी मृदा है। जैसे ही बरसात के समय लेटेराइट चट्टानों का ऋतु क्षरण हुआ तो लेटेराइट मिट्टी बनी। लेटेराइट चट्टानों का रंग कैसा होता? स्पष्ट है, लाल। लेटेराइट चट्टानों का रंग लाल होता है, तो इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी फसल की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा होती? बागानी फसलें। ये जो मिट्टी है ये बागानी फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बागानी फसलों में चाय और कॉफ़ी आ जाती है। क्षेत्र की बात करें तो ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये मिट्टी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और बालाघाट में पाई जाती। छिंदवाड़ा और बालाघाट में पाई जाती है। इसमें लिखो लेटेराइट मिट्टी में पहला पॉइंट। लिखो लेटेराइट मृदा एक चट्टानी मृदा है। लेटेराइट मृदा एक चट्टानी मृदा है, इसलिए इसमें चट्टानों के कण अधिक पाए जाते हैं। चट्टानों के कण अधिक पाए जाते हैं। इस मृदा को लाल बलुई मृदा तथा स्थानीय स्तर पर भाटा भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, यह मृदा
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जो बागानी फसलों कोष्टक में कर दो चाय कॉफ़ी जो बागानी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बागानी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तीसरा पॉइंट, यह मृदा छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों के अधिकांश